नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो बिहार से आपने हमारी रिपोर्टिंग देखी थी लगातार, और आपने ये भी देखा था किस तरह से हम कह रहे थे कि एनडीए की एज है, स्पष्ट निर्णायक बढ़त दिख रही थी। लेकिन इस तरह की लैंडस्लाइड होगी इसकी उम्मीद नहीं थी। तो चलिए कुछ समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि तमाम विश्लेषण हो चुके हैं बिहार चुनाव परिणामों पर, लेकिन 2-3 बातें ऐसी हैं जो अभी भी मेरे मन में है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये रिजल्ट्स का कारण क्या है और इनसे मैसेज क्या जाता है। ऑब्वियस और सबसे बड़ा मैसेज तो क्लियर है कि जो एनडीए का एक विजय रथ है वो कहीं रोके नहीं रुक रहा है। विपक्ष का बिखराव स्पष्ट दिख रहा है। तो कारण क्या रहा? क्या महागठबंधन जो 35 सीट्स पे सिमट गया, वो इतनी उसकी करारी शिकस्त क्यों हुई? कि एक तो महागठबंधन और खासकर आरजेडी का वोट लगभग इंटैक्ट रहा 2020 के चुनावों के मुकाबले। 23% का वोट है, हाईएस्ट उसकी वोट परसेंटेज थी। सबसे ज़्यादा मत भी आरजेडी को मिले, 1.25 करोड़ के करीब। लेकिन उसका कारण भी है कि सबसे ज़्यादा जगह से, सबसे ज़्यादा सीट से लड़ी भी आरजेडी थी, तो ऑब्वियसली उसका मत प्रतिशत बढ़ना था। नंबर 2 पे बीजेपी थी लगभग 20% के साथ, और नंबर 3 पे जदयू थी लगभग 19% के साथ। तो हार का मेन कारण महागठबंधन के वोटों का कहीं इधर उधर जाना नहीं था, क्योंकि उसका तो वोट इंटैक्ट रहा। आप देखिए 2020 के चुनावों में महागठबंधन को वोट मिले थे 38.8%, और 2024 के लोकसभा चुनावों में उनका मत प्रतिशत थोड़ा बढ़ा था, 40% के करीब हुआ था, और 2025 में उनको 37 या 37.25% मिले, 37.3 टू बी प्रिसाइज। तो वोट शेयर में इतनी कोई गिरावट नहीं है। लेकिन आप सीट्स देखिए, 2020 के मुकाबले 79 सीट्स कम हो गई हैं। उसके ठीक विपरीत अगर एनडीए के आप परसेंटेज देखेंगे तो एनडीए का परसेंटेज था 47.2% इस चुनाव में। वो 48 था 2024 के लोकसभा चुनाव में, और 2020 के विधानसभा चुनाव में ये प्रतिशत था 41। तो लगभग 6% का वोट बढ़ा, लेकिन सीट्स बढ़ गई 80। तो 80 सीट के करीब, या 89 सीट गिरी महागठबंधन की, 80 सीट बढ़ गई एनडीए की। तो लगता तो ऐसा है कि इतना तेज और भारी स्विंग हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ, लेकिन वोट प्रतिशत उस तरह के स्विंग की तरफ इशारा नहीं कर रहा। तो फिर हुआ क्या? बड़ी बात ये रही कि जो इंडिपेंडेंट्स का वोट शेयर था, अन्य दल, छोटे दल, आज़ाद कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, उनको मिले थे लगभग 20% वोट 2020 में, लगभग 19.8%। इस बार उनका वोट प्रतिशत गिर के कहाँ पहुँच गया? 12% में। मतलब उनमें से लगभग 8% वोट्स का सफाया हुआ या नीचे आई। अब वो 8% वोट जो है, वो लगता ऐसा है कि करीब करीब पूरा, छोटा सा चंक उसमें जनसुराज पार्टी हो गया होगा जिसको 3.5% वोट मिले। थोड़ा महागठबंधन का भी जो वोट कम हुआ है वो भी जनसुराज पार्टी हो गया होगा। तो 3.5% हो गया इनका वोट जनसुराज का, जिसको कुछ इंडिपेंडेंट के मिले, कुछ महागठबंधन का जो 1.25% वोट कम हुआ। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द वोट जो ट्रांसफर हुआ, इंडिपेंडेंट्स, अन्य दल, छोटे दल, और जो थोड़ा बहुत महागठबंधन का कम हुआ, उसमें 80-90% वोट अपने पक्ष में काबू करने में, अपने पक्ष में लाने में सफल रहा एनडीए, और वही निर्णायक साबित हुआ। मतलब महागठबंधन करीब करीब ज्यों का त्यों रहा। नंबर 2 वजह, जो गठबंधन था एनडीए का, जिसमें बीजेपी, जदयू, चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये सब अपने वोट्स को कंसोलिडेट करने में कामयाब रहे। जबकि जो ऑपोजिशन का गठबंधन था, महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, वीआईपी पार्टी थी मल्लाह की, मुकेश सहनी की, वो उस तरह से अपने वोट्स में इजाफा करने में नाकाम रहे। अब इसके कारण क्या रहे? देखिए, एक कारण तो जो वोट चोरी की बात है, जो वोटर लिस्ट में डिलीशन एडिशन की बात है, उसमें अभी तक बिहार के नतीजों के बाद से कोई ऐसा साक्ष्य सामने नहीं आया है, कम से कम मेरी समझ में नहीं आया है, जिससे कि हम वोट डिलीशन एडिशन या इलेक्टोरल रोल्स या इलेक्टोरल प्रोसेस को उस तरह से जिम्मेदार ठहराएं कि कुछ वोट चोरी हुई है। लेकिन एक बात इस इलेक्शन में बहुत गलत हुई है, जिसकी तरफ भी हमारा इशारा करना और जिसको रेखांकित करना बेहद आवश्यक है। वो ये है कि जो 10,000 रुपये की स्कीम थी, जो महिलाओं में ट्रांसफ़र हुई है, वो स्कीम पे क्यों चुनाव आयोग चुप रहा? देखिए, एक तो है फ्रीबीज की बात, रेवड़ी देने की बात, कि आप अनाउंस करते हैं स्कीम। वो मध्य प्रदेश से सिलसिला शुरू हुआ था, हरियाणा में भी हुआ, फिर महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना आई। बट जो फ़र्क है
कि वो सारी स्कीम्स को अमल कर घोषणा भी हुई और अमल भी वो चुनाव आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले समाप्त हो गई थी। तो वो बिल्कुल एक तरह से, चाहे आप उसको एक तरह से कह सकते हैं कि वोटर्स को प्रलोभन दिया गया, लेकिन वो कानूनन जायज़ है, उससे आप बहुत ज़्यादा नाइतफाकी नहीं रख सकते। लेकिन इस बार जो हुआ वो भूतो न भविष्यति कि आप 10,000 रुपये की जो स्कीम दी वो ट्रांसफ़र लगातार होते रहे पूरे चुनाव प्रोसेस के दौरान, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद। देखिए, मेरा मानना है कि एनडीए किसी भी स्थिति में चुनाव जीतती। जब हम घूम रहे थे हमें एनडीए की स्पष्ट एक लीड नज़र आ रही थी, लेकिन फिर भी गलत काम क्यों हो, ऐसा क्यों काम हो जिसको कि असंवैधानिक या असंवैधानिक नहीं तो अनैतिक ठहराया जा सके। क्यों चुनाव आयोग इस विषय पर आंख मूंद के रहा है, एक बड़ा सवाल है। और एक बहुत शायद गलत प्रेसिडेंट सेटल हो जाएगा इस बार अगर इस पे बात नहीं हुई और इसको आइंदा के लिए रोका नहीं गया। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव भी चल रहे हैं, वोट भी चल रहा है, पहला फेज भी हो गया, उसके बाद भी लोगों के खाते में पैसे आ रहे हैं। तो ये गलत प्रेसिडेंट है जिसकी तरफ हमारा इशारा करना ज़रूरी है। लोगों को इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और सत्ताधारी पार्टी को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि वो ऐसा क्यों करें, इस तरह की बात क्यों हो। जब आप वैसे ही जीत रहे थे और शायद वैसे ही जीतते तो कम से कम ऐसे गलत प्रेसिडेंट नहीं इस्टेब्लिश करें। तो सारे वोट्स एनडीए की तरफ जाना, नॉन महागठबंधन के, उनके एनडीए के गठबंधन की एकता और एकजुटता, इंडिपेंडेंट्स का वोट भी उनके खाते में चले जाना, फेंस सिटर्स का वोट भी, और महागठबंधन अपने एनवेलप को या अपनी छतरी को एक्सपैंड नहीं कर पाया कोर MY वोट के बियॉन्ड, मुस्लिम यादव वोट के बियॉन्ड। ये बड़े कारण रहे। लेकिन साथ में जो 10,000 रुपये की स्कीम पे एक तरह से एक्सेप्शन लिया गया कि वो वोटिंग प्रोसेस के दौरान भी जारी रही, वो एक गलत प्रेसिडेंट है, वो नहीं होना चाहिए था। और इसी के साथ मैं अपना संवाद यहाँ पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे होंगे और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को अपने दोस्तों परिजनों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।